अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद रिजवान यूसुफ है और मैं 7th सेमेस्टर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। मेरा जो टॉपिक है वो है कोविड-19 और इसके वैक्सीन के रिगार्डिंग जो स्पेकुलेशन आजकल चल रही हैं, जो कंट्रोवर्सीज चल रही हैं, उसके मुतालिक है। जो कंटेंट है ये आपके सामने है कि ये कोविड-19 क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, सारे मैंने दिए हुए हैं। जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आजकल मामा बना हुआ है बिल गेट्स वैक्सीनेशन का, उसको भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। सो वो कोविड-19 है क्या? बेसिकली ये कोरोना वायरस है जो 2019 में डिटेक्ट हुआ था और ये इंसान के नोज़ और उसके साइनोसिस और अपर थ्रोट में इन्फेक्शन कॉज करता है। जो ज़्यादातर कोरोना वायरस हैं वो डेंजरस नहीं है, लेकिन जो अभी का टाइप है वो काफ़ी डेंजरस है। अगर हम इसकी हिस्ट्री में जाएं तो कोरोना वायरस कोई नई बीमारी नहीं है। 20th सेंचुरी के स्टार्ट में इस बीमारी को फर्स्ट ऑफ ऑल डिटेक्ट किया गया था, लेकिन उस वक्त ये इतनी डेडली नहीं थी। फिर 1981 में एक ऑथर एक बुक लिखता है और उसमें ये दावा भी करता है कि 2020 इसके करीब तरह में ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैलेगी और बहुत ज़्यादा अमवात होगी। उसके बाद अमेरिकी सदर, ये भी बताया जाता है कि अमेरिकी सदर ने सदर सद्दाम हुसैन को धमकी दी थी कि अगर आप हमारी बातों पे अमल नहीं करेंगे तो मैं आपके मुल्क में कोरोना वायरस फैला दूंगा। तो इसका मतलब ये है कि ये ऑलरेडी कई लेबॉर्ट्री में बनाया जा रहा था। उसके बाद ये भी स्पेकुलेशंस हैं कि ये लैब में बना है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी, ये लैब में नहीं बना, ये है कुदरती। सो इसके बारे में आगे जाके हम स्टडी करेंगे। इसको सार्स कोव 2 का नाम भी दिया जाता है और इसके एक से ज़्यादा स्ट्रैंड हैं। जब चाइनीज़ पीपल ने इसको स्टडी किया तो उन्होंने उनको पता चला कि यहाँ पे कोरोना वायरस की दो स्ट्रैंड्स है, एक है एल और एक है एस टाइप। जो एस टाइप है वो ओल्डर टाइप है और इतनी ज़्यादा इन्फेक्शन काज नहीं करती। जो एल टाइप है वो आजकल जो हमारे पास टाइप आई वो एल टाइप है और वो ज़्यादा आउटब्रेक हो रही है, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डेथ हो रही है, काफ़ी ज़्यादा लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं। इसके सिम्टम्स क्या हैं? अगर आपको फीवर है, कंटिन्यूसली आपको फीवर है, उसके साथ आपको खुश खांसी भी आ रही है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आपका मसला है, आप अपने ब्रेथ को कैसे चेक कर सकते हैं कि मेरे ब्रेथ में शॉर्ट है या नहीं? जिस बंदे का इम्यून सिस्टम ठीक होता है तो वो एटलीस्ट 40 to 45 मिनट्स तक अपने अंदर सांस को रोक सकता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, डॉक्टर भी यही सजेस्ट करते हैं कि आप अपने आंसर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ को इस तरह चेक कर सकते हैं कि आप सांस लें अंदर और उसको रोक दें। अगर आप एटलीस्ट 10 सेकेंड तक भी रोक सकते हैं, दैट मीन्स आपको ये बीमारी नहीं है। अगर 3 या 4 सेकेंड के बाद आप इसको मज़ीद रोक ना सकें, दैट मीन्स इसमें आपको कोई ना कोई बीमारी है, कोरोना वायरस के सिम्टम्स आप में हैं। अगर आपकी बॉडी में फैटीग है, आप थक रहे हैं या आपको सर्दी लग रही है, उसके साथ आपको खांसने की का मसला भी है, तो भी आपको बीमारी हो सकती है। आपकी बॉडी में दर्द है, हेडेक है, आप गले में सोजिश है, आप लॉस ऑफ स्मेल या लॉस ऑफ टेस्ट है, नूजिया है, डायरिया है, तो ये कोरोना वायरस की ही सिम्टम्स हैं। कब आपको मेडिकल हेल्प लेना चाहिए? अगर आपको आपकी ब्रेथ शॉर्ट हो रही है, आपको सांस कम हो रही है, सांस फूल रही है, या आपके चेस्ट में पेन हो रहा है, या आपको कन्फ्यूजन है कि आपको कोरोना वायरस है या नहीं है, या आप सही तरीके से उठ नहीं सकते, या आपका फेस और आपके लिप्स ब्लू कलर में चेंज हो रहे हैं, तो आपको फौरन मेडिकल चेकअप कर लेना चाहिए कि कहीं आपको कोरोना वायरस है तो नहीं। कुछ पीपल में स्ट्रोक्स को भी बताया गया कि उनमें स्ट्रोक्स भी हुए हैं कोविड-19 की वजह से। तो इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर आपका फेस लटका हुआ है या आपकी स्माइल वन साइडेड है, आपके आर्म्स वीक हैं, दोनों आर्म्स आप सही तरीके से रेज ना कर सके, आपको स्पीच में प्रॉब्लम है, तो आप बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट ना करें, बल्कि फ़ौरन 911 पे कॉल करें और फ़ौरन अपना चेकअप करवाएं। चाइनीज़ पीपल ने जब रिसर्च की तो उनको ये पता चला कि जिन लोगों को कोरोना वायरस है उनमें 99% लोगों को फीवर है, 70% लोगों को उनमें से फैटीग है। ये कॉमन सिम्टम्स हैं, कफ, खांसी,
59% लोगों को खांसी का मसला भी उसके साथ था। खाने कम खाने का मसला 40% लोगों को था। बॉडी में दर्द का 35%, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ 31%, मोकस का 27% का, और स्ट्रोक का यानी कि ब्लड क्लॉटिंग का मसला भी था कि उनके वेन्स में, लेग्स में, आर्टरीज में ब्लड क्लॉट हो रहा था, जिसकी वजह से स्ट्रोक का इश्यू आ रहा था। अब मसला यहाँ पे ये है कि कोल्ड और फ्लू जो है ये आम सी बीमारियां हैं, तो क्या उसमें भी हमें चेकअप कराना चाहिए? तो डॉक्टर ये सजेस्ट करते हैं कि अगर आपको कोल्ड के साथ फीवर है, कफ का मसला है, खुश्क खांसी है, तो फौरन आपको चेकअप कराना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर आपके इलाके में ऑलरेडी वायरस ब्रेक हो चुका है तो आपको फौरन से अपना चेकअप करा लेना चाहिए। इसके जो मेन सिम्टम्स हैं मैंने आपके सामने रखे हैं, इसकी लिंक भी मैं आपको दे दूंगा स्लाइड्स की, ताकि आप इजीली इसको आप स्टडी कर सकें। काजेज ऑफ कोरोना वायरस। कोरोना वायरस की क्या क्या काजेज हैं? कोरोना वायरस पहले यही समझा जा रहा था कि शायद ये जानवरों की वजह से, बैट्स, रेट्स, कैटल वगैरह की वजह से ये फैल रहा है। जब अभी ये स्टार्ट हुआ तो ये वुहान से स्टार्ट हुआ। वुहान बेसिकली हुबाई चाइना की एक प्रोविंस है, उसका कैपिटल सिटी है और मोस्ट इंडस्ट्रियल सिटी है, यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो यही बताया जा रहा था कि ये वहाँ से स्टार्ट हुआ। और क्योंकि चाइनीज़ पीपल के मुतालिक ये कहा जाता है कि वो सी फूड बहुत खाते हैं, जिसमें से ये क्रैब्स, बैट्स एट्सेट्रा, स्नेक्स हो गए, ये सारी चीज़ें खाते हैं। वहाँ पे एक मार्केट है, वेट मार्केट, वहाँ पे सारी चीज़ें मिलती हैं और वो ये सारे जानदार खाते हैं, जो आम हालात में मुसलमानों पे हराम है। तो तसव्वुर ही कहा जा रहा था कि मे बी ये बैट्स की वजह से फैल रहा है। अब यहाँ पे एक कंट्रोवर्सी चल रही है। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये जो वायरस है ये लैब में बनाया गया है, पे इसको फैलाया गया है। उन लोगों की अपनी राय है, कुछ लोग कहते हैं कि नेचुरली है और ये कुदरत की तरफ से है। लेकिन यहाँ पे एक बात काबिल गौर है कि अगर ये नेचुरली होता तो ये मौसम के चेंज के साथ ख़त्म हो जाता, क्योंकि जितने भी वायरसेस हैं, वबाएँ हैं, वो मौसम के चेंज के साथ ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन ये मौसम के चेंज के साथ ख़त्म नहीं हो रहा। दूसरी चीज़, हज़रत अली का कौल है कि हम मुसलमान हम इस चीज़ पे काफ़ी यकीन भी रखते हैं कि हज़रत अली का कौल है कि कोई भी वबा जो है 72 दिन से ज़्यादा नहीं रह सकती। इसके पीछे हिकमत ये थी कि 72 दिन के बाद तो मौसम चेंज हो जाता है, तो वबा ख़त्म हो जाती है। तो ये कोरोना वायरस काफ़ी कंट्रोवर्शियल आजकल बनता जा रहा है। कोरोना वायरस ट्रांसमिशन बेसिकली पर्सन टू पर्सन, ये कैसे स्प्रेड होता है? थ्रू फिजिकल कांटेक्ट। अगर कोई पर्सन खांस रहा हो या स्नीज कर रहा हो, उसके अलावा आप ऐसे सरफेस को टच करें जिसको कोरोना वायरस के पेशेंट ने टच किया हो, तो इसके ट्रांसमिशन की पॉसिबिलिटीज़ है। कितना फास्ट स्प्रेड हो रहा है, अगर आप ये ग्राफ देखें, यूएस में जनवरी में कुछ भी नहीं था, फरवरी में कुछ भी नहीं था, लेकिन मार्च में देख रहे हैं कितनी डेथ रेट ज़्यादा हुई है, एक्सपोनेंशियली ग्राफ इंक्रीज हुआ है। फिर अप्रैल में और भी आगे इंक्रीज हुआ है, लेकिन मई में थोड़ा बहुत कम हुआ है। लेकिन यहाँ पे भी काफ़ी चीज़ें कंट्रोवर्सी सामने आती जा रही हैं। इवन अमेरिका की तरफ से भी आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं। डॉक्टर्स कुछ कहना शुरू हो गए हैं कि ये बीमारी इतनी ज़्यादा है नहीं जितनी इसको बताया जा रहा है, इतनी डेथ हो नहीं रही है जितना इसको बताया जा रहा है। यहाँ तक बताया गया है कि अगर कोई भी हॉस्पिटल किसी भी पेशेंट को के बारे में बताता है कि वो कोरोना वायरस का है या उसकी डेथ के बारे में बताता है, तो उस हॉस्पिटल को $39,000 पे होते हैं, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है। तो इसकी लिहाज से काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। अब खुद भी आप अंदाज़ा लगाएं, अमेरिका में अगर पर डे 2000 डेथ हो रही है और फिर भी उसकी इकोनॉमी पे कोई असर नहीं पड़ रहा, तो ये खुद सोचने वाली चीज़ है कि इसमें कितनी सच्चाई है और इसमें कितना झूठ मिलाया जा रहा है। आप खुद भी इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से सोच सकते हैं। प्रिवेंशन, हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? अपने हाथों को धोएं साबुन से 20 सेकंड तक, या सैनिटाइजर यूज़ करें। जब बाहर जाएं तो मास्क का इस्तेमाल करें। लोगों से फिजिकल कांटेक्ट छोड़ दें, दूर रहें लोगों से, स्पेशली उन लोगों से जिनको कफिंग सीजनिंग का मसला हो। हम इसके स्प्रेड को कैसे रोक सकते हैं? हम लोगों से सोशल डिस्टेंस रखें या फिजिकल डिस्टेंस रखें। अपने आप को क्वारंटीन कर लें। अगर हमें बीमारी है, अगर हमें बुखार है, अगर हमें खुश खांसी है, तो अपने आप को क्वारंटीन कर लें 14 डेज तक। उसके बाद आइसोलेशन इख्तियार कर लें उन लोगों से जिनको ये बीमारी है। कोरोना वैक्सीन,
अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनाएगी कोरोना वायरस के बारे में, लेकिन काफ़ी लोग इसके बारे में कह रहे हैं कि हमने कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार कर ली है। मोर देन 100 से ज़्यादा प्रोजेक्ट इसकी वैक्सीनेशन पे चल रहे हैं। हाल ही में यूएई की तरफ से आया कि हमने वैक्सीन बना ली है। इसी तरह पाकिस्तान में भी कई लोगों ने कहा कि हमारे पास इसकी वैक्सीन आ चुकी है, लेकिन अभी तक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया। ह्यूमन ट्रायल बेसिस पर भी कई जगहों पे हो चुका है। और यहाँ पे ये बात भी काबिल गौर है कि WHO और बिल गेट्स ने मिलकर अफ्रीका और अमेरिका में कुछ जगहों पर लोगों को, दूर दराज के लोगों में बाकायदा ये ट्रायल बेस पर वैक्सीन यूज़ भी किया, जिसको मैं आगे आपको बताने लगा हूँ। कोरोना वायरस वैक्सीन क्यों इंपॉर्टेंट है? ये तो सिंपल सी बात है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये लॉकडाउन ख़त्म हो, लोगों की डेथ बहुत ज़्यादा हो रही है, लोग गुर्बत से मर रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों को बचाने के लिए वैक्सीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई बीमारी आती है उसके लिए वैक्सीन बनाई जाती है। इसके लिए बनाई नहीं गई तो कहा जा रहा है कि 18 मंथ्स लगेंगे, लेकिन अगर 18 मंथ्स लग गए तो ये तो बहुत बड़ा अरसा है और इसमें तो बहुत ज़्यादा डेथ्स हो जाएंगे। बिल गेट्स वैक्सीनेशन जो आजकल बहुत बड़ा मामला बना हुआ है, बिल गेट्स को कौन नहीं जानता? वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन, माइक्रोसॉफ्ट का बानी, कंप्यूटर की दुनिया में एक तूफान लाने वाला बिल गेट्स। लेकिन पिछले कुछ अरसे से इसकी जो पर्सनैलिटी है वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल बनती जा रही है। लोगों का कहना है ये है कि बिल गेट्स एक ऐसी वैक्सीनेशन बना रहा है जिसके ज़रिए वो इंसान की बॉडी में एक चिप इंसर्ट कर रहा है। इस चिप के थ्रू वो इंसान को कंट्रोल करेगा। उसके बाद एक लॉ बनाया जाएगा और उस लॉ में ये होगा कि कोई भी बंदा अगर शादी करना चाहे, अगर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना चाहे, अगर बच्चों को स्कूल में दाखिल कराना चाहे, दफ्तर जाना चाहे, तो जब तक उसके पास उस वैक्सीनेशन की सर्टिफिकेशन नहीं होगी वो नहीं जा सकता, वो काम नहीं कर सकता। तो ये मस्ट करार दिया जाएगा। और यहाँ तक कहा जा रहा है कि जो गरीब ममालिक है, तरक्की पजीर ममालिक हैं, वो लोन लेंगे और कर्जों में डूब जाएंगे उस वैक्सीनेशन को हासिल करने के लिए। अब सवाल यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पैदा होते हैं कि बिल गेट्स जो कंप्यूटर फील्ड का है वो मेडिकल फील्ड में कैसे गया? तो इसके लिए आपको 5 साल पीछे जाना पड़ेगा। 2015 से बिल गेट्स ने मेडिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी और बहुत ज़्यादा वैक्सीनेशन पे उसने काम शुरू किया था। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंसान की बॉडी के अंदर चिप कैसे जाएगी? क्योंकि चिप आम हालत में जो हमने देखी है वो फिजिकली काफ़ी बड़ी होती है। तो इसके लिए आपको 2 साल पीछे जाना पड़ेगा। 2018 में अमेरिकन की एक कंपनी ने ये दावा किया कि हमने एक ट्रांजिस्टर बनाया जो चिप में यूज़ होता है। हमने एक ऐसा ट्रांजिस्टर बनाया है जो कि 1 नैनोमीटर की इक्वल है। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो 1 नैनोमीटर का मतलब यह है कि 1 सेंटीमीटर में ऑलमोस्ट 10 मिलियन ऐसे ट्रांजिस्टर आते हैं। उसके बाद मार्च 2018 पे हम जाएं तो IBM जो कि लैपटॉप और कंप्यूटर की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने ये बताया कि हमने भी एक ऐसी चिप बनाई है जो कि नमक के ज़र्रे के या साल्ट के ज़र्रे के, नमक के ज़र्रे के और रेत के ज़र्रे के बराबर है। और उन्होंने ये भी कहा कि मुस्तकबिल करीब में हम एक ऐसी चिप बनाने लगे हैं जो 5 नैनोमीटर की इक्वल होगी। उसका मतलब ये है कि 1 सेंटीमीटर में ऑलमोस्ट 50,000 से लेकर 1 लाख तक ऐसी चिप्स आएंगी। तो ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये अगर इतनी छोटी साइज में चिप बनेगी तो इंसान की आंख से नज़र नहीं आएगी, तो इसीलिए उसको इजीली लिक्विड वैक्सीन के थ्रू बॉडी में इंसर्ट किया जा सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब वो बॉडी में इंसर्ट कर देगा तो क्या वो चिप वाकई में काम करेगा? तो लोगों का कहना यह है कि जब वो लोगों में, एक्सपर्ट्स का और मेडिकल फील्ड के लोग और IT फील्ड के लोग ये कह रहे हैं कि जब वो बॉडी में इंसर्ट कर देंगे तो वो न्यूरॉन्स के थ्रू इंसान के माइंड पे एक्ट करेंगे, इंसान की बॉडी में चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी। बिल गेट्स इसके थ्रू
लोगों को कंट्रोल करेगा, उनकी डायरेक्शन, उनकी ट्रैकिंग, इवन यहाँ तक कहा जा रहा है कि वो लोगों में डिफरेंट काइंड ऑफ वायरसेस क्रिएट करेगा और फिर उन वायरसेस के इलाज के लिए उनकी वैक्सीनेशन अलग से उनको लेनी पड़ेगी। सो यहाँ पे काफ़ी कंट्रोवर्सी चलती आ रही है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि वाकई में बिल गेट्स क्या ऐसी वैक्सीन बना रहा है। जब बिल गेट्स के बारे में पूछा गया तो बिल गेट्स ने बिल्कुल इस बात को मुस्तरद किया और कहा कि लोग जो कह रहे हैं मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं ऐसी कोई वैक्सीन नहीं बना रहा, मैं वैक्सीन अगर बना रहा हूँ तो लोगों की भलाई के लिए बना रहा हूँ ताकि लोग इससे मरने से बच जाएं। सो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि बिल गेट्स ज़्यादा सच्चा है या ये जो आजकल लोग स्पेकुलेशन या कंट्रोवर्सीज फैला रहे हैं वो ज़्यादा सच्चे हैं। मेरी दुआ है कि आप सारे इस बीमारी से, अल्लाह ताला हम सारों को इस बीमारी से बचाए और जो बीमार हैं अल्लाह उनको शिफाए आजिला कामिला मुस्तमर्रा नसीब फरमाए और हमें इस वबा से जल्द अज जल्द अल्लाह ताला छुटकारा अता फरमाए। थैंक यू।